अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान के सियासी और अदालती महाज पर एक दफ़ा फिर जो है कशमकश जारी है और हम देख रहे हैं कि सियासी महाज को अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर अपना पुराना इल्ज़ाम दोहराया है कि इमरान खान की साबिक़ हुकूमत ने बकौल उनके दहशत गर्दों को पाकिस्तान में बसाने की कोशिश की है। और उसके बाद आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें आर्मी चीफ़ की तरफ से अदा किया गया है कि असरी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और आवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी तरफ अदालती महाज के ऊपर भी बहुत सी सरगर्मियाँ हो रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं अपनी ही अदालत के अंदर वो साइल बन गए हैं, कंप्लेनेंट बन गए हैं, दरख्वास्त गुजार बन गए हैं, मुतासरा फरीक बन गए और 5 जजों ने एक ख़त के ज़रिए चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अभी तक चीफ़ जस्टिस हैं, उनको ये कहा है कि जो सीनियरिटी की फ़हरिस्त चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी की है वो उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, क्योंकि लाहौर से तबादला शुदा तब्दील शुदा जज जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं अब सीनियर प्यूनी जज के तौर पे नई फ़हरिस्त में शामिल किए गए हैं, मतलब कि सीनियर तरीन जज। और यूँ अगर चीफ़ जस्टिस के नाम के लिए उनको हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के 3 नामों पर गौर किया जाएगा तो वो भी उन 3 नामों में शामिल होंगे। इस हवाले से कंसर्न्स हैं 5 जजों की और बल्कि उसके अलावा 2 मज़ीद जजेस की भी, जो शायद अलग से एक महकमाना अपील या रिप्रेजेंटेशन बाद में दायर करेंगे, मगर एक महकमाना अपील दायर हो चुकी है। इस अदालती और सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है तैमूर झगड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है और सीनियर जर्नलिस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब का वो शॉट आपको सुना दें जिसमें वो बाकायदा अपना इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से साबिक़ हुकूमत ने, वो शायद नाम नहीं ले पा रहे, शायद शहबाज शरीफ साहब पे भी पाबंदी है कि वो इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते। बहरहाल उन्होंने जो बात की लगता यही है कि वो जो उस वक्त तालिबान से मुज़ाकरात हुए थे इमरान खान की हुकूमत में और काफ़ी लोगों को पाकिस्तान में बसाने के हवाले से कुछ फ़ैसले हुए थे, उसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं। 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो गया था, मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया और ये कहा कि ये अमन के पैगंबर हैं। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। तो मज़हर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, क्या ज़रूरत थी अचानक ही अब वज़ीर आज़म साहब को, एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी और आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये इल्ज़ाम अपना दोहरा रहे थे, तो आजकल के मखसूस हालात में इस इल्ज़ाम को दोहराने या हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई मौजूदा हुकूमत को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को? बेसिकली ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है कुछ साइन ऑफ नर्वसनेस भी नज़र आती है। मुझे लगता ये है कि कहीं गवर्नमेंट को ये एप्रीहेंशन हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की कहीं बैकडोर कुछ नेगोशिएशंस चल रही हों, हालांकि इसकी मुसलसल तरदीद हो रही है। लेकिन जो पिछले 2-3 मूव्स हैं तहरीक इंसाफ से उसमें उनका स्टांस भी थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ है, ख़ास तौर पे जब ये आर्मी चीफ़ का लेटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो लेटर वैसे हम बात कर रहे थे, जो लेटर लिखा है आर्मी चीफ़ को, उसमें जिन तरफ इशारा किया है, तो जो गवर्नमेंट की साइड्स हैं, अगर मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट की साइड्स जो आप उनके मुसलसल बयानात देख लें, टॉक शोज़ देख लें, इन सारी चीज़ों टॉक शोज़ में जो गुफ्तगू करते हैं, मुझे तासुर ये मिल रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्न नज़र आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेल पलट रहा हो। हालांकि बज़ाहिर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा और लगता भी नहीं है कि फौरी तौर पे कोई चीज़ हो जाएगी, लेकिन एक होता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ मूव्स नज़र आती हैं, कुछ इत्तलात होती हैं। देखिए ऑल ऑफ सडन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए,
और तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी अपनी जारी रखे हुए हैं। जो टर्निंग पॉइंट होगा मेरे नुक्ता नज़र से वो होगा कि यौम एहतजाज जो 8 फरवरी को मना रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। वो सिर्फ महज जलसा होके ख़त्म हो जाता है या उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं उसमें, जो और जिस तरह क्या वो सोलो फ्लाइट ही रहती है या कलेक्टिव कोई मूवमेंट की तरफ जाते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो किस पिच पर तहरीक इंसाफ जाके खेलना चाह रही है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने गालबन गवर्नमेंट ने यही फैसला किया है कि उनको लाहौर में इजाज़त नहीं देंगे और वो प्रेशर कहीं ना कहीं से फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वरना कोई इस वक्त जो कोयटा में जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दीगर जगहों पे हो रहा है, उसका ऑल ऑफ सडन ये बात तो की जाती है। कल ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान से चीज़ें हो रही हैं, मूव हो रही हैं, और फिर आज शहबाज शरीफ का ये कहना कि जो भी तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत में जिस तरह यहाँ लाके सेटल किया गया था, ये सारी चीज़ें मुझे कम से कम एक साइन ऑफ नर्वसनेस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, हफीजुल्लाह नाइस साहब, आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है या शहबाज शरीफ की वो नर्वस हैं और कोई ऐसे आपको इशारे मिल रहे हैं कि जिससे लगता हो कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कि MNAs को डेवलपमेंट फ़ंड भी जारी किए जा रहे हैं, पंजाब में ख़ास तौर पे नवाज शरीफ से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं नून लीग के MNAs की। तो सिर्फ लाहौर में एक जलसे के ऐलान के बाद ये सब कुछ हो रहा है या मामला इससे भी थोड़ा आगे का है? कोई जलसा तरीके से पहली दफा तो कर नहीं गई। मतलब पिछले 3 साल की जो तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटीज की बात करूं, जो तहरीक इंसाफ ने नान हड़ताल और लॉकडाउन पहली दफा करा रही है, 8 फरवरी के बाद कमो पेश 5 दफा मुल्क की लॉकडाउन हड़ताल की कॉल इमरान खान साहब दे चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। मैं ये उसमें ईद चौक की जो 3 जो की रैलीज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो लाहौर में जलसा कर चुका है उसकी वो भी इससे 20 बुलेटिन नहीं है कि ये 5 दफा पूरे मुल्क की हड़ताल, लेकिन वो सदाबा सराब साबित हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कोई प्रेशर होता है। हाँ, ये भी होता है कि हुकूमत जो है उन्हें हर दफा तरीके से जब भी ऐलान किया है उन्होंने उसको बजाय रास्ते से पैसे देने के किसी जगह भी उसके रुकावट डालने की कोशिश की है। और मेरा तो नजर ये होता है कि जी आप उसको पूरा मौका दें और पुलिस एक्टिविटी मौका दें और आसमान ही गिर पड़ेगा। अगर KP के अंदर उनके पास फ्री हैंड होता है ना, वो आते हैं दंदनाते आते हैं, तो कौन सा कोई ऐसा बड़ा क़यामत के साहब ने आज तक मुजाहरा किया है जिससे गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत ही परेशानी या एक उनकी परेशानी का सामान लेके आए। तो ये जो खत लिखा गया है आर्मी चीफ को, तो आपके ख्याल में हुकूमत के लिए ये भी कोई परेशानी का बायस नहीं बन सकता? जो चीफ जो ने बात की है ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसे अमकानात तो मौजूद होता है, लेकिन उसे आर्मी चीफ से खत का उससे ऐसा ताल्लुक नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये 26 आईनी तरमीम है ना, ये बिल्कुल उसी के पैटर्न पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसके अंदर भी आपने देखा होगा ना कि वो 1 महीने के अंदर पता नहीं कितने उबाल आए, कितने उतार हुए, कितने चढ़ाव आए। आज फजल साहब ने कह दिया कि आप खबरदार हमारे पास मसौदा ना लेके आए। तहरीक साहब ने कह दिया कि जी आए 26 आई तरमीम के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। फिर वो बखैर खूबी कबूल भी हो गई और मेरे नजदीक सारे ऑन बोर्ड थे। कहने की बात है कि वोट दिया या नहीं दिया, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तहरीक इंसाफ जो थी उस पर ऑन बोर्ड थी और रमाजा ऑन बोर्ड थे, हुकूमत ऑन बोर्ड थी। तो डेफिनेटली सॉल्यूशन की एक मूव थी, उनकी जरूरत थी 26 आई, और ये सारी की सारी तेरी सरकारें पहुंचे तो सभी एक हुए। इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे और आज तक उसके साथ ताउन कर रहे हैं, वहां पे हर जगह बैठे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी तब्दीली की बात नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो आर्मी चीफ को खत लिखा गया है तो इससे ये भी तासुर ज़रूर बना है ख़ास तौर पे इंटरनेशनली और नई अमरीकी इंतज़ामिया के सामने कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो फ़ौज की वजह से हो रहा है? ये कोई पाकिस्तान के लिहाज 70 साल की तारीख के अंदर ये चीज तो ऐसा है कि एक पूरा आसमान के ऊपर नक्श है
वो कहता है दीवार पे पुलिंदा है, हर जगह पे ये 400 ये बात है। खत के मतन से आप खत के मतन से इत्तेफाक करते हैं कि जो जो बातें इमरान खान ने लिखी हैं खत में? देखो जी, इमरान खान साहब तो खुद मुझे पार्टनर क्राइम लगते हैं। अगर वो शरीक जुर्म ना रहते, बाजवा साहब के साथ 5.5 साल जो है उनके हर काम के लिए मददगार मुआवन मुसाफत ना होते तो आज मैं कहता कि ठीक है, इनके पास कोई मॉरल एजुकेशन है। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि सही आप 70 साल से हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी जगह आइन बहाल हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम हर दफा हर इक़्तिदार तब्दील होता है, हर निज़ाम आता है, हम आइन से दूर होते जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का जो मौजूदिया वो ज्यादा होती जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सियासी जमातें इमरान खान साहब, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, ये इसका कौन सी इनके एस्टेब्लिशमेंट में इख्तिलाफ कौन सा है? मुझे बताएंगे कौन सा स्कूली इख्तिलाफ है इनका, और कहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ये भाजपा के साथ इमरान खान साहब सितंबर में मिल रहे थे 2022 में, इतना कुछ कहने के बावजूद तो क्या तय करने गए थे? ठीक, क्या उसे आइन बात करवाने गए थे? तो इसलिए मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को आप जो सियासतदान है उनके सारों के मौक़िफ़ के सूली हैं। पर ये कहते हैं कि जी वो कहते हैं एक आखिरी बात है, वो शेख साहब से किसी पूछा था कि जन्नत में जाओगे दोज़ख में, उन्हें कहा 4 आने का फायदा है। इनकी सियासत को जहाँ पे कोई प्रैग्मेटिज्म किस्म की सियासत है, जहाँ तकवीत मिलती है, ये आपको हम सबको अबेंडन करके फौरन ही घोड़े में सवार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इनको जी तैमूर झगड़ा साहब, क्या जरूरत थी खत लिखने की? मतलब कि अब इफ्तारी के वक्त आप रोज़ा नहीं तोड़े, आप इफ्तारी से पहले? नहीं जी, मैं ख़त में भी कमेंट करता हूँ। मुझे 3 बातें जल्दी से कहने दें। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जिस बहादुरी के साथ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कन्फ्रंट किया है जो उनके बेटे हसन नियाज़ी को मिलिट्री कोर्ट में पनिशमेंट मिली है, जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके व्यूज़ और हमारे व्यूज़ में है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ये मैं स्क्रीन पे जो है वो कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये जो शहबाज शरीफ ने कहा है, मुझे 2 बातें जो है वो याद आई। एक तो पब्लिकली जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि बड़ा अजीब लगता है कि वो ये जो प्लान था कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को रीसेटल और सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का, कि उसका सारा मलबा इमरान खान पे डाला जा रहा है, क्योंकि ये कभी जो है वो किसी सिविल गवर्नमेंट का अकेले तो फैसला नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा ताजुब की बात कि मुझे लिटरली लाइव याद है 22 जून 2022 को खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद राना सनाउल्लाह और पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये डिफेंड किया है, और उस वक्त तक कोई रिपैट्रिएशन इनकी नहीं हुई थी, पीएमएलएन के दौर में हुई है। तो ये एक कन्वीनियंट झूठ है। और मुझे आज याद आया, ये पहले नहीं लेकिन कभी कभी याद आ जाता है, ये वही शहबाज शरीफ नहीं है। ये मैंने अभी कंफर्म किया, ट्रिब्यून में रिपोर्ट आई है कि जब 2010 में इन्होंने अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को ऑफर या पेशकश की थी कि आप जब तक पंजाब में ना करें हमले, बाकी पाकिस्तान में करते जाएं। मेरे ख्याल में उसके बाद उनको ये हक नहीं जो है वो पहुंचता कि वो किसी को जो है वो भाषण दे के जो है वो मिलिटेंट्स के साथ कैसे डील करना पड़ता। ठीक है, अब वो खत पे आ जाना, क्या ज़रूरत थी? अब मगरब के टाइम उससे पहले ही आपने रोज़ा तोड़ लिया? नहीं, देखिए इमरान खान इशूज़ को हेड ऑन टेक ऑन करते हैं। अच्छा, आई थिंक जब आप कहते हैं कि सारे जो फ़िलहाल जो सारा हाल है, कल मैं मालिक साहब के शो पे था, तो हमें चूंकि ये पीका और सारा कुछ की वजह से जो है वो कहना पड़ता है, तो जब उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट फुली इन्वॉल्व्ड है, तो फिर हम क्या कहें? देखिए पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना इमरान खान के ख़त का जो एक बुनियादी मकसद है। उन्होंने कहीं जो है वो ना आर्मी से नेगोशिएशंस मांगी, ना उनसे रिलीफ मांगा। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें आर्मी को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए पॉलिटिकल रोल से, क्योंकि आज वाले रोल में जो उनको इंटरनली मिलिटेंसी के अगेंस्ट स्ट्रगल करनी पड़ेगी, शायद उनको उस तरीके से सपोर्ट ही हासिल नहीं है। इसके लिए खत लिखना जरूरी था। रास्ता क्या रह गया? अदालतें चल रही हैं, बयान देते रहते हैं कि आर्मी को अपने हदूद में रहना चाहिए, तो खत लिख के
क्या ज़रूरत थी एक इंडिविजुअल को एड्रेस करके? मेरे ख्याल में अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, वो नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो भी हो सकती है, अगर हम इतनी सिंबॉलिक वैल्यू भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ना दें कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर एक आर्मी चीफ को या किसी को भी खत लिख सकते हैं। लेकिन वो फिर इल्ज़ाम भी तो लगाते हैं ना आर्मी चीफ पे बहुत सी बातों का। मेरे ख्याल में जो खत में लिखा, खत में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया और इल्ज़ाम है भी नहीं। मैं एक और चीज पे बात करूं, मेरा पे ग्रेड छोटी सी एक छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक। मतलब बात सब, क्या आर्मी चीफ को इस खत का जवाब देना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है खत नॉर्मली तो हमने कभी भी नहीं देखा कि अगर किसी सिविलियन लीडर ने या पॉलिटिकल लीडर ने कोई खत लिखा हो, यानी इस लेवल के, तो उसका कोई जवाब कभी भी किसी आर्मी चीफ ने दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई जवाब आएगा। हाँ, कोई जिस लेवल पे कोई कम्युनिकेशन होती है उस लेवल पे शायद उनको बता दिया जाएगा कि ये खत का कंटेंट जो है, और कंटेंट बेसिकली इस खत को अगर मैं कहूँ कि कंटेंट में जो मुझे एक शिफ्ट नज़र आया है, जाहिर है इमरान खान साहब की उसमें जो पिछले 1-1.5 साल से उनका स्टांस था अगेंस्ट द आर्मी चीफ, और इस वक्त जो खत में नज़र आया उसमें एक शिफ्ट नज़र आती है। और दूसरी इसमें एक जो इसका एक पॉजिटिव ये है कि इसमें वो हुकूमत को डिसमेंटल करने की बात नहीं कर रहे, हुकूमत को हटाने की बात नहीं कर रहे, वो अपने मैंडेट की चोरी की बात कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। अगर हम इसको, अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो अगर आपको याद होगा कि जो असगर खान ने ख़त लिखा था, जो अपील की थी 77 में, ये उससे बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ वो अपनी ग्रीवेंसेस बता रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनकी पार्टी के साथ ज्यादती हुई, लेकिन वो बात आपकी ये ख़त, ये चीज़ आप ओपनली भी करते, फॉर्मल एक लेटर लिखने की क्या ज़रूरत पेश आई उसमें, जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना पूरा एक जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है 3.5 सफ़ात का, वो मेरा ख्याल है वो बहुत जामे चीज़ है उसके अंदर। और उसके बाद फिर ये लिखना, अब ऐसा ना हो कि इसके बाद एक और कोई ख़त उनकी तरफ से जाए जिसमें कहीं थोड़ा सा स्टांस में और हमें तब्दीली आए, वीज़ावी में 9 तब्दीली आए, क्योंकि जो असल हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR वगैरह ने की हैं वहाँ 9 मई के बारे में तो उनके यहाँ बहुत क्लियर है। तो क्या इमरान खान किसी ख़त में 9 मई के हवाले से भी कोई जिक्र करेंगे, कोई अपनी स्टांस में थोड़ी सी तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? उसके बाद मदन साहब, आपको क्या लगता है इस खत में क्या इमरान खान साहब ने मुनासिब पैराए में आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने इल्ज़ामात को दोहराया नहीं है? देखिए, दोहराया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप गलत लोगों पे हाथ रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम उनका मैंडेट चुराया गया है। तो एक पॉलिटिकल लीडर के, एक अपोजिशन लीडर के तौर पे तो उनका जो उसमें जो चीज़ बयान की गई है, अब उसमें इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है वो ये तो नहीं कह रहे कि किसी और फरीक ने इसको किया, जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि आपने जो चीज़ें की हैं इतने अरसे में वो गलत हैं, और इसी वजह से राय अम्मा जो है उनके साथ है, बकौल इमरान खान के उनके साथ है राय अम्मा। तो अगर वो जो बात कह रहे हैं उसको मेरा ख्याल है उसी कॉन्टेक्स्ट में लें। जाहिर है वो जिस पर वो कह रहे हैं कि जो चीज़ हुई 8 फरवरी के इंतखाबात जिस अंदाज में हुए और उसके अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती रही, तो वो एक इस्टेब्लिशमेंट के रहनुमा को वो ये बता रहे हैं कि ये जो पॉलिसीज़ थी इसके नताइज जो है आपको उस तरह नहीं मिले। अब ये उनका पर्सपेक्टिव है, जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का पर्सपेक्टिव इससे मुख्तलिफ होगा, नून का पर्सपेक्टिव इससे ज़्यादा मुख्तलिफ। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि जो मौजूदा निज़ाम है ये पायदार नहीं है और ये सस्टेनेबल नहीं है और ये ज़्यादा नहीं चलेगा? देखिए, एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है ना, जो जिनको इंतखाबात जितवाए गए हैं वो अगर आप उनमें से 60-70% को पता है कि वो इंतखाबात नहीं जीते, यानी ये वो मैंडेट है जो 8 फरवरी का है, जो जिनको हुकूमत दी गई है, उनके अपने जो अलाइज हैं और वो खुद भी
उनमें ज्यादातर लोग बहुत कंफर्टेबली, आपने देखा है किसी प्रोग्राम में वो 8 फरवरी के इलेक्शन को उन्होंने डिफेंड किया हो कि नहीं जी हम जीते हैं, ये नहीं जीते हैं, कोई आप निकाल लें, प्रोग्राम निकाल लें। तो इसका मतलब ये कि ये तो तय है बात कि 8 फरवरी का इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ा था और एक सरप्राइज था फॉर मैनी कि जो किसी एक जमात के इलेक्शन सिंबल भी नहीं है, लीडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उसके वोटर ने जाके अपनी पार्टी के लोगों को वोट दिया। और इसको मैं पहले भी लिख भी चुका हूं, कह भी चुका हूं कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन था अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही, यही बात है मदर साहब। हकीकत तो यही है कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी चोरी किया गया और अब सूरत हाल ये है कि एक सियासी जमात अगर लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहती हैं तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप तो लाहौर से हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप नहीं समझते कि PTI को लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए? 100% मिलनी चाहिए। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज को उनके जो आइन के मुताबिक एक्टिविटी की इजाजत नहीं देंगे तो क्या वो फिर PTP के साथ मिलके या PLA के साथ मिलके फिर कोई जो है ऐसी एक्टिविटी शुरू करें तो और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। देखिए मैं तो दूसरी बात यह है कि हुकूमत को थोड़ा सा हमेशा से कुछ और कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ये मुझे अजीब बात लगती है। हुकूमत, मेरी एक दफा बात हुई राना सनाउल्लाह साहब से, ये बात है इमरान खान साहब 25 मई को इस्लामाबाद आ रहे थे तो मैंने 22 मई को ऐलान किया तो मैंने रात उनका फोन आ गया मुझे, मैंने को एक दफा फोन किया तो मुझे फोन आ गया तो मैंने कहा जी देखिए आप खुदा के वास्ते उनको रुकावटें ना डालें, 25 मई को आने दें आप। उसमें तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा ही रुकावटें नहीं जाएंगे लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उनके पर्दे में कोई टेररिज्म हो जाए, हमें कंट्रोल करना है थोड़ा। तो ये हम सिर्फ डराते हैं। ये राना साहब का मौक़िफ़ था, हम कंटेनर खड़े करेंगे लेकिन बिलाखिर उनको जाने देंगे। फिर पिशावर से वो आ रहे हैं अपने बंदोबस्त पे, वहाँ उनकी जिम्मेदारी है, उनकी हुकूमत है। मैं इस तफसील में जाए बगैर मेरा ख्याल है इनको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए और वो करे। देखें बल्कि ज्यादा अच्छा है कि तरीके के पास जो आज का जो बेंचमार्क है वो उनका जो जलसा है 30 अक्टूबर 2011 का, वो उनका रेफरेंस पॉइंट है। जैसे पीपल्स पार्टी के बाद 10 अप्रैल 1986 का बेनजीर साहब का है तो तरीके साहब ने अगर उसके बाद कोई बड़ा जलसा किया होता तो लामहला उन्होंने उसको रेफरेंस पॉइंट बताना था और कहने था कि ये देखो जी ये हमारा जलसा। और वो सच कहते हमने 30 अक्टूबर की तरह मीनार पाकिस्तान दोबारा भरेंगे, जब भर दिया तो हमेशा और उस जलसे के आज तक चर्चे हैं, उसकी कहानी है। तो जब तरीके से उसके बाद नहीं इतना बड़ा शो कर सकी तो मेरा ख्याल है कि पार्टियां ज्यादा एक्सपोज होती है, खुली ये जो अगर तहरीक इंसाफ या कोई भी सियासी जमात बड़ा शो नहीं कर सकती तो उसकी वजह कोई और तो नहीं होती, मासवा इसके कि लोग उस पार्टी को पसंद नहीं करते या और भी कोई वजूहत हो सकती है। देखिए जी मेरा ख्याल ये है कि दो चीज है। इमरान खान साहब जो है आप समझते हैं 26 नवंबर को जो यहाँ इस्लामाबाद में गोली चली उसकी वजह से भी एक खौफ की फिजा पैदा हुई है PTI के वर्करों में? नहीं मेरा ख्याल है जी उससे पहले भी तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों को नहीं निकाल सकी। मैं तो तहरीक इंसाफ निकाल नहीं सकी या लोगों के खौफ बैठ गया है गोली का? देखिए 2014 का धरना जो किया था वो कितना प्रोटेक्टेड था और इमरान खान साहब के साथ तारुक काजी की भी आपको भी पता है कि वो धरना देने वालों के पीछे कौन था उस वक्त? ये मैं कहता हूँ कितनी ताकत थी। मीडिया था, जियो को बंद कर दिया गया था, बयान मजहब साहब जियो पे इकट्ठा प्रोग्राम करते थे, कितने मुश्किलात थे लेकिन देखिए उसके बावजूद इमरान खान साहब इम्पैक्ट नहीं डाल सके। 22 तारीख जून मई को इमरान खान साहब जगड़ा साहब इमरान खान साहब न्याय साहब के मुताबिक जो है इमरान खान साहब जो है वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए बहुत सारे मौक़ों पे और 2014 में भी जो था उसकी वजह भी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो अब ये 8 फरवरी को आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या वजह है कि आपने बड़ी खामोशी से जो है इजाज़तनामे का इंतज़ार कर रहे हो, मीनार पाकिस्तान पे जलसा नहीं कर रहे? पहले तो अगर 1958 से लेके 2014 से लेके 2024 तक हर चीज़ में एक कॉमन रोल
एस्टैब्लिशमेंट का था तो फिर मसला कहाँ पे है? मतलब फिर लेट्स रिविजिट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, या फिर जो है वो एक डिफैक्टो रोल को डिजूरे रोल बना देते किसी तरीके से। मतलब नहीं, मीनारे पाकिस्तान पे क्यों नहीं आप कर पा रहे? मीनारे पाकिस्तान पे तो क्यों आप डिप्टी कमिश्नर के इजाजतनामे का इंतजार कर रहे हैं? आप एक नहीं तो क्या करें? देखिए, मुझे तो मोहसिन नकवी साहब की इस पे जो है वो प्रोनाउंसमेंट समझ नहीं आती कि अगर आप आए तो फिर वही होगा। क्या मतलब एक सेकंड पहले सुना देते हैं जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या, ताकि फिर इस पे मजीद बात करें। जी, की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटे पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर हाँ वही क्या समझे आप? देखिए, धमकी है ना। अच्छा। ठीक है, एक इंटीरियर मिनिस्टर से, अब वो अपने आप को बड़ा पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर कहता है, और जो आप कह रहे हैं कि हम इजाजतनामे क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं बिकॉज We have to protect our workers. नहीं, वो कह रहे हैं नहीं करेंगे तो फिर गोली नहीं चलेगी। अगर ऐसे है तो बड़ी बंदा नहीं मरेगा, जहां तक कोई बंदा जख्मी गोली से नहीं होगा। उनका ये भी तो वो क्यों बिल्कुल जैसे तो यही है उनका। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को गोली नहीं चली। हाँ। यहाँ पे डी चौक में जो हुआ, मतलब जहां पे F6 G6 डिप्लोमेटिक एन्क्लेव सब कुछ सुन सकता है, बट यू हैव द ऑडेसिटी कि आप कहें कि कुछ नहीं हुआ। 8 फरवरी इसलिए ज़रूरी है कि एक्चुअली विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में माजी में इलेक्शंस जो भी हुआ है मेरे ख्याल में ये मुनफरिद है। क्योंकि पहले रिगिंग की कोई कोशिश तो होती थी ना, ये तो लिटरली कोई जो है वो आरओ बैठा है, साथ कोई जो है वो परों वाला बैठा होगा, उसने कहा अच्छा तैमूर झगड़ा के 700 वोट 7 हो गए और फलाने के 7 वोट जो है वो 700 हो गए। लिटरली जो है आप ये कह रहे हैं 2018 में रिगिंग की कोशिश हुई थी और 2024 में एक्चुअली हुई। नहीं, मैं 1993 से अपने चचा के साथ इलेक्शंस देख रहा हूँ। मैंने देखा जो विनिंग या लूजिंग कैंडिडेट्स के कंप्लेंट्स होते थे, कोई पोलिंग स्टेशन ताला कर देता था तो वहाँ वोट स्टफिंग हो जाती थी, कोई एफर्ट होती थी। अच्छा। ये नहीं होता था कि आरओ अपने आप को कमरे में बंद करके जो जहन में मर्जी का रिजल्ट आए। और मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में अपनी गवर्नमेंट से एक डिमांड करना चाहता हूँ कि डस्का में भी कुछ हुआ था, 20 प्रिजाइडिंग अफसर ही गायब हो गए थे, अगवा हो गए। काश के सिकंदर सुल्तान राजा वो स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस रखते, लेकिन ये मुझे डिमांड करने दें प्लीज, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में 8 फरवरी के बाद जो हुआ है ना, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसने ये समझा है कि शायद इसकी कोई जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चीफ मिनिस्टर से, अली अमीन खान साहब से, कि जरूर 8 फरवरी पे ये सवाबी के जलसे को मीनिंगफुल बनाना है। केपी में ही इलेक्शन की भी इंक्वायरी ऑर्डर करें। बहुत सी सीटें मैं गारंटी करता हूं अपोजिशन जो सीट खोलनी चाहती है, और कि वहां पे 9 मई की भी इंक्वायरी ऑर्डर करें। और उसमें ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट का साल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने कौन सा कानून फॉलो किया और नहीं किया, और ये जो हर जगह 144 लग जाता था, इस पे भी कि पता चल जाए। आप ये मानते हैं कि आपसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जब 2018 में जब आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था 2018 के इलेक्शन में धांधली का, तो आपने कमीशन नहीं बनाया था, आपने परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी का मजाक किया था। मजाक था ना, अब आप उसे मजाक कहते हैं। अगर आप उस वक्त कमीशन बना देते तो आज भी कमीशन बन चुका, तो आप समझते हैं वो आपसे बहुत बड़ी गलती थी। मेरे ख्याल में कोई हर्ज जो है वो नहीं था कमीशन बनाने में। मेरे ख्याल में 2018 और 24 में बहुत बुनियादी फर्क है इलेक्शन में। 2018 पे दो राय इस बात पे नहीं कि कहीं ना कहीं रिगिंग की होगी, लेकिन पंजाब में हमारे कैंडिडेट्स 2018 में जनरल बाजवा थे और 2024 में वो नहीं थे, यही फर्क था। नहीं 2018 में जैसे आप उस्मान डार साहब से बात करें, ने कहा कि आरटीएस के ब्रेक के दौरान जो है वो सीट उनसे लेके 2000 ख्वाजा आसिफ को दी। इस पे भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद सर वेलकम बैक। मगर अब्बास साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब 5 जजेस ने दरखास्तें डाल दी हैं सीनियरिटी के मामले के ऊपर, तो ये 26वीं आईनी तरमीम का ये सारा शाखसाना है। ये हुकूमत क्या चाह रही है और अदलिया को किस नहज पे पहुँचाना चाहती है? मती, इसका जवाब देने से पहले जो अभी तैमूर झगड़ा साहब बात कर रहे थे, देखिए 2018 में
मेरा ख्याल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हम सबको कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग कम होते हैं, मैनेज ज़्यादा होते हैं। और अगर 2018 में देखें तो बलूचिस्तान से सिलसिला शुरू हुआ था, बलूचिस्तान में किस तरह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, फिर जुडिशरी की आपने आगे बढ़ते हैं ना सर, ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है इसका जी मैं वही कह रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिलसिला तो फिर वहां से शुरू करें जो 6 जजेस ने खत लिखा था। वो खत कहाँ चला गया? अभी तो ये 5 जजेस का खत का है, लेकिन वो जो 6 जजेस ने खत लिखा था जिनमें जस्टिस बाबर सत्तार वगैरह शामिल थे और जिन्होंने ये बाकायदा उस वक्त के चीफ जस्टिस को कहा था कि इस चीज़ को देखें कि किस तरह की वो किया जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, उसका भी कुछ कहाँ चला गया खत? तो मुझे लग ये रहा है कि उसके बाद से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक जुडिशल अनार्की नजर आ रही है। तो मुझे 98 में जो सुप्रीम कोर्ट दो सुप्रीम कोर्ट लग गई थी 98 में, अगर आपको याद हो। मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब से की तरफ जाना चाहूँगा। न्याजी साहब, आपके नज़दीक याहिया साहब का कितना कसूर है? मैं असल में मैं भी ऐड करना चाहूँगा 2018 के इलेक्शन में इत्तेफाक से मदर साहब और हम सारे जियो की बड़ी एज टीम। सर वो सवाल रह जाएगा, बहुत थोड़ा वक्त रह गया सर। ये बड़े जरूरी है क्योंकि हम बैठे थे और 8 बजे रिजल्ट होने बंद हो गए थे और फिर उसके बाद ये मैंने भी लिखा, साहब ने बाद में लिखा, इसकी तफसील मदर साहब ने लिखो और फिर कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ की 15 नोट कर दें। उसमें तो ना 45 का जिक्र था ना 47 का। सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का मीडिया वो भी तारीख कैसा है? सर आप ये बताएं ना न्याजी साहब के याहिया साहब का कितना कसूर है? मुझसे सवाल किया जी। जी न्याजी साहब, मैं सवाल ये है कि मैं तो ये समझता हूँ जी कि मेरे नजदीक तो मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस नाम बनना मेरे नजदीक सामने है क्योंकि बहुत बड़े जज हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, ये कोई आज की शुरू तो है नहीं। यही जब सारा निज़ाम इन्होंने 5 साल 7 साल चलाया कि आप एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि जी जब जो सीएनई का गुलजार साहब की कोर्ट आई, उससे पहले साहब था, फिर बंदयाल साहब, फिर खोजा साहब, एक लेगेसी चल रही है, एक लेगेसी चल रही है। बिल्कुल तैमूर जगड़ा साहब, लास्ट लाइन साहब, बहुत कम वक्त है। कितना कसूर है चीफ जस्टिस याहिया साहब का? वो तो कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद तो उनका कोई अख्तियार ही नहीं रहा। जी झगड़ा साहब, देखिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने डिसाइड करना होगा कि वो तारीख में क्या रोल चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनके पास अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन लोग अपना फैसला जो है वो खुद कर रहे हैं। ये जो 5 जजेस हैं, जिस बहादुरी के साथ इन्होंने रेजिस्ट किया है, डिफाई किया है, इससे ब्लेटेंट मैनिपुलेशन हो नहीं सकती। ये तारीख में लिखी जाएगी। याहिया साहब का जो कल का स्टेटमेंट था, माजरत के साथ, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। याहिया साहब ने आगे क्या करना है, देखिए पाकिस्तान की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इस दौर में किसका क्या रोल था, ये याहिया साहब के हर रोज के एक्शन से डिटर्मिन होगा। चलें अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज के दौर के याहिया हैं या माजी के। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।